जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, काफी दिन से थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से सिस्टम थोड़ा सा बन नहीं पा रहा था। बट आपको पता ही, आते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरीन चीजें आपके लिए जरूर लेकर आते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज आई होप आपको पसंद आ रही होगी। और वाकई मानिए, उन टॉप 30 क्वेश्चंस में अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया तो आपका रिजल्ट फिजिकल एजुकेशन के हर एक एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। ठीक है। सो बहुत ही, और आज आपके लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन और एक ऐसी क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूं ना, जो कि वाकई में फिजिकल एजुकेशन में किसी भी क्लास के दौरान आपको ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है। और अगर आप लोगों के कमेंट बढ़िया आए, और मतलब बढ़िया नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप ला सकते हो, अब कमेंट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप मेरी चीजें आपको पसंद आएंगी तो आप बिल्कुल उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, नहीं पसंद आती तो 100% उसमें नेगेटिव रिस्पॉन्स आने वाला है। बट वाकई बता रहा हूं, एक छोटा सा फॉर एन एग्जाम्पल आपके लिए एक वीडियो है, और मजा आएगा वाकई में आपको। मतलब फिजिकल एजुकेशन में या किसी भी सिस्टम के अंदर, और हम चाहते हैं कि यार हमको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि एक बार में चीजें ना हमारे दिमाग में सटीक हो जाए। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते थे, जो भी मेरे टेलीग्राम के एस्पिरेंट्स हैं, जो यूट्यूब के हैं, कि व्हाट्सएप पे जिनके पास मेरा नंबर है, वो मेरे को मैसेज करते थे पर्सनली कि सर प्लीज बताइए, हम जो पढ़ाया जा रहा है उनकी नोट्स कैसे बनाए। तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। थंबनेल देख के आपको एक चीज सिंपल सी समझ में आएगी कि भाई, बेस्ट माइंड मैप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। माइंड मैप्स का मतलब क्या होता है भाई? माइंड मैप्स का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज कि मतलब किसी किसी एक टॉपिक को देखते ही आपके दिमाग में वो एक नक्शा बनना स्टार्ट हो जाए, मैप बनना स्टार्ट हो जाए, स्ट्रक्चर भाई, वो पूरा चैप्टर ना आपके सामने खुलता हुआ नजर आना है ना। दैट इज कॉल्ड माइंड मैप। माइंड मैप के जरिए भी, ये एक मेरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी क्लासेस भी वीक में 2 से 3 बार आनी चाहिए, या हर हर एक टॉपिक के साथ जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उन टॉपिक्स के साथ लास्ट में एक ब्रीफ के तौर पे इन माइंड मैप्स को मैं यूज करूं क्लास में, तो बिल्कुल इस पे बस समझ लीजिए, ये एक छोटा सा रिसर्च है आपके लिए, एक एक्सपेरिमेंट है मैं कहूंगा, कि प्लीज इसमें आप अपना रिस्पांस बताइएगा। तो आज हमने टॉपिक चुना है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर हम माइंड मैप्स के जरिए कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, इन पीपीटीज के जरिए, जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो जो भी साथी हमारे चैनल पे नए होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी जो होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे भैया। ठीक है, चलिए लेट नहीं करेंगे, फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, चलिए नाउ स्केलेटन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, अगर इस क्लास में विजिबल नहीं हो रही होंगी तो हम इन माइंड मैप्स का कलर भी अच्छे से चेंज करेंगे, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजिबल होंगी। इट्स जस्ट एन डेमो वीडियो फॉर यू गाइस। ओके, चलिए। सो हमने टॉपिक पकड़ा भैया क्या? स्केलेटल सिस्टम। हमको अगर चीजें मिल जाए बेहतरीन तरीके से तो हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, तो कंकाल प्रणाली को अगर हम बात करें तो स्केलेटल सिस्टम को हमें समझने के लिए भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपकी लिए आती भैया, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उस कंकाल तंत्र के अंदर, फिर उसका फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है, नंबर 2 पे। देन थर्ड पे हम समझेंगे भैया स्टडी ऑफ क्या है, एक्चुअल में कंकाल तंत्र की स्टडी क्या है, क्यों की जाती है। फिर हड्डियों का वर्गीकरण है, किस हिसाब से बोन्स को क्लासिफाई किया जाए। देखिए, आपकी नोट्स बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, साथ ही आपको समझने में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, पहले आपको क्या समझना है भाई कि स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं, फिर उसके फंक्शन क्या है, फिर किस लिए स्टडी की जाती है उसकी, किस चीज के लिए, फिर उनका क्लासिफिकेशन क्या है बोन्स का। देन स्केलेटन डिवीजन क्या है भैया, कंकाल को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, ये चीजें। फिर स्केलेटन सिस्टम के ही साथ आपका ज्वाइंट्स जुड़ा हुआ है, जोड़ जुड़े हुए हैं, है ना।
उनको कैसे आप ड्राइव करेंगे, उनको कैसे आप क्लासिफाई करेंगे, वो चीजें। फिर मांसपेशी संकुचन, एक्चुअली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्केलेटन सिस्टम के साथ क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि पूरे स्केलेटन सिस्टम के अंदर अगर आपने इतनी चीजें समझ ली, दैट मीन्स कि आपका जो क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है ना, वो बिल्कुल क्लियर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, यहां पर हमने बात करी पहला पॉइंट आपके सामने आएगा घटक यानी कि कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे भैया। तो कंपोनेंट्स में अगर हम आए स्केलेटल सिस्टम में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी कितनी चीजों से मिलकर हमारा कंकाल तंत्र बनता है। तो पहली चीज आपकी बोन्स हो गई भी, हड्डियां हो गई, फिर आपके लिगामेंट्स हो गए, फिर आपके कार्टिलेजेस हो गए। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्केलेटल सिस्टम के लिए, तो ये चीजें आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी क्या भैया, बोन्स आती हैं। हड्डियों की अगर हम बात कर लें तो हड्डियों में अगर हम जाते हैं तो बोन्स के अंदर हमको क्या समझना है। देखो मेरा फुल एंड क्लियर कंसेप्ट है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, और मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, जैसे स्केलेटन सिस्टम की सारे माइंड मैप्स है ना, पूरे फिजिकल एजुकेशन के एक एक टॉपिक का आपको ये क्लियरली माइंड मैप्स हमसे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और उनकी क्लासेस भी आती रहेंगी बीच बीच में। अगर आपके कमेंट्स से हमें लगता है कि हाँ सर ऐसी चीजें जरूर बताइए, ताकि हमारा एक विजन क्लियर हो जाए कि इन इन टॉपिक्स में हमको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं बोन्स की। तो भैया एक वयस्क पुरुष के अंदर कितनी बोन्स होती है भैया, 206 हड्डियां होती हैं, है ना। और एक नवजात शिशु होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, बात कर ले हम किसकी, अब हड्डियों तो पता चल गई हमको भैया, 206 हड्डियां वयस्क में होती है, अडल्ट्स में होती हैं। और एक न्यू बॉर्न बेबी है, एक छोटा नवजात शिशु है, तो उसमें 300 हड्डियों के आसपास संख्या होती है। फिर हड्डियों के ऊतक की बात आती है भैया, तो हड्डियों के ऊतक किसको कहा जाता है, ऑसियस टिश्यूज हो जाते हैं। फिर इनकी सेल्स की अगर हम बात कर ले, बोन सेल्स की बात कर ले भैया, बोन सेल्स की बात कर ले, तो बोन सेल्स में आपके क्या आ जाते हैं भैया, ऑस्टियोसाइट्स आ जाती हैं। और ये ऐसे पॉइंट होंगे ना साथियों जो एक्चुअल में कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट्स क्या होता है ना। फिर पेरिस्टियम क्या होती है, अस्थि मज्जा क्या होती है। ठीक है, तो अब अस्थि कोशिकाएं की बात करने का अगर बोन सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि बोन सेल्स क्या है भैया, ऑस्टियोसाइट्स आपकी बोन सेल्स है ना। फिर जो आपकी इन सेल्स को बनाने का काम करती हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स को जो बनाने का काम करती हैं, कोशिकाओं को जो गठन करने का काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। फिर सबसे बाहरी परत जो होती है इनकी, वो पेरियोस्टियम होती है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो होगी, सबसे बाहरी परत जो होगी, पेरियोस्टियम होगी। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है भैया, क्या, बोन मैरो। ठीक है, बोन्स के अंदर बोन मैरो का क्या काम है, बोन मैरो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है फर्दर योर एग्जाम, अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो बोन मैरो की अगर हम बात करें भैया, तो लाल मज्जा, सबसे पहले 2 प्रकार की बोन मैरोज होती हैं, ये आपको रिमेंबर रखना है। एक होती है रेड बोन, रेड, और एक होती है येलो। 2 कलर आपको रिमेंबर रखने हैं, एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो की बात करें तो इसी के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब चीज का निर्माण होता है, जिसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं भैया। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो रेड बोन मैरो के अंदर आपका रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का क्या होता है, निर्माण होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, फिर येलो बोन मैरो की बात करो तो इसके अंदर जो मेन काम होता है भैया, ये फैट स्टोर करने का वर्क करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, वाकई बता रहा हूं, इन यहीं से आपके सवाल बनने वाले हैं, और यहीं के आपके यहीं इसी पॉइंट से आपकी एग्जामिनेशन के अंदर सवाल बनाए जाते हैं। तो मेन चीज क्या है कि आपको अपनी नोट्स के अंदर क्या क्या चीजों पर जोर देना है, किन किन चीजों पर बल देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं।
अगर पसंद आएगी तो बताइएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी भाई। बोन मैरो कितनी प्रकार की होती है? दो टाइप्स की होती हैं, एक येलो होती है, एक रेड होती है। एक रेड होती है, एक येलो होती है। रेड के अंदर आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स यानी जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनका निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। येलो बोन मैरो का जो मेन फंक्शन होता है भैया वो क्या होता है? फैट का स्टोरेज करना, वसा का संग्रह करना, ठीक है, उनको इकट्ठा करने का काम होता है। ओके, चलिए अगली अगर हम बात करें, हमने बात कर ली बोन्स की। बोन्स के बाद अब आ जाते हैं बोन्स के फंक्शंस की। एक्चुअल में बोन्स का फंक्शन क्या है, उनके कार्य क्या है? अब पुराने कितने भी पेपर उठाकर देख लेना, जितनी भी यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही ना, इन्हीं स्लाइड्स के रिगार्डिंग बोन से रिलेटेड आपको, हड्डियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों। ठीक है, अब फंक्शन की अगर हम बात कर ले भैया, कार्य की बात कर ले, तो सबसे पहली चीज क्या होती है भैया? शेप एंड साइज। ठीक है, जो भी आपका आकार होगा उसको क्या, उसको भाई सपोर्ट देने का काम कौन करता है? आपकी बोन्स करती हैं। ठीक है, आकार व समर्थन देना। देन फिर आंतरिक अंगों की रक्षा करना, भाई प्रोटेक्शन देना, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। इट दे कैन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड देन इट कैन बी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। यानी जितनी भी मूवमेंट होती है बॉडी में, उसके अंदर एक मतलब गति में, मूवमेंट में क्या करना भैया? सहायता करना, हेल्प करना, ये काम होता है, ये फंक्शन होता है बोन्स का। देन जितनी भी रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण करना, यानी हेमेटोपोइसिस वाली जो क्रिया है, जो एक्टिविटी है, उसको फंक्शनेट करने का काम कौन करता है भैया? हमारी बोन्स करती हैं। ठीक है, देन जितने भी कैल्शियम है, फास्फोरस है, बेसिकली, ठीक है, बेसिकली अगर मोटा मोटा हम देखा जाए तो मिनरल्स में जो आपके कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं, इन मिनरल्स का भैया क्या करना? ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करना, भंडारण करने का काम कौन करता है भैया? बोन्स का काम होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हो गया आपके बोन्स के स्केलेटन सिस्टम के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं भैया स्टडी ऑफ बोन्स की। स्टडी की हम बात करें तो भैया बोन में दो ही चीजें आपको इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, जो उसके घटक हैं उसमें आपका एक हड्डियां हो गई, ज्वाइंट्स हो गए, है ना, कार्टिलेजेस हो गए, लिगामेंट्स हो गए, बट उसमें जो ज्वाइंट्स हैं और जो आपकी बोन्स हैं, तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाएगी भैया? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगी, है ना। स्टडी ऑफ बोन्स आपकी क्या कहलाएगी? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगी। देन स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स क्या कहलाएंगे? ऑर्थोलॉजी कहलाएंगे। देखो इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स बनाओगे ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक बोलते हैं ना माइंड मैप, नाम ही इसीलिए कि आपके दिमाग में छप जाए वो नक्शा। ठीक है, कि एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है ना। सो स्टडी ऑफ अध्ययन, बोन्स का अध्ययन अगर हम देखा जाए तो हड्डियों का अध्ययन किस चीज के लिए जो किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और जो हड्डियों के साथ जो ज्वाइंट्स होते हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं भैया, वो ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ओके, अब अगर हम बात करें इसी में, देखते आइए, समझते आइए, मजा आएगा आपको, बाकी बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर अब इनका क्लासिफिकेशन की बात आ जाती है। आपको अब बाकी क्या पढ़ना है? आपने देख लिया स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहलाया, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स ऑर्थोलॉजी कहलाया। देन इसके बाद हमको कहां पर जाना है? इसके बाद हमको जाना है किस पे भैया? कि अब इन हड्डियों का हमें क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है भैया। इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं? पहला आपका फ्लैट बोन्स हो सकती हैं, ठीक है, चपटी हड्डियां होंगी। चपटी हड्डियों में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? स्टर्नम आ जाएगी, आपकी रिब्स के बीच में जो एक सिंगल हड्डी यहाँ पर होती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, है ना, जो कि रिब्स को सहारा देने का काम करती हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। स्टर्नम के बाद फिर रिब्स भी आपकी क्या होती हैं? वो फ्लैट बोन्स में आती हैं, और ये प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं, रक्षा करने का काम करती हैं, है ना। देन फिर सेकंड नंबर की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो चपटी के बाद लंबी हड्डी आ जाती हैं, लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं। लॉन्ग बोन्स में कौन है भैया? एक फीमर हो गई, है ना, फीमर हो गई। फीमर आपकी कहाँ पे? आपके थाई में होती है। फिर आपकी ह्यूमरस हो गई जो आपकी अपर आर्म में होती है। ठीक है, ठीक, इनका काम क्या होता है भैया? इनका काम होता है लिवरेज प्रोवाइड करना, और साथ में मूवमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके बाद थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो छोटी हड्डियां होती हैं शरीर के अंदर, कुछ 206 में से शॉर्ट बोन्स होती हैं। शॉर्ट बोन्स में आपकी कौन सी होती है भैया?
आपके हथेली में जो यहाँ पर फिंगर्स होती हैं, इनमें आपकी फेलेंजेस होती हैं, इनमें आपकी कार्पल्स होती हैं, है ना, कार्पल्स हो गई। फिर टखने में जो पंजा होता है आपका, उसमें टार्सल्स होते हैं, है ना। इनका काम होता है पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति प्रोवाइड करना। ठीक है, देखो यहीं से आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी क्लियर में। ठीक है, फिर चौथा आपका जो प्रकार हो जाता है भैया, अनियमित, इररेगुलर बोन्स होती हैं, जैसे कि आपके रिप्स में होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो होती है भैया, रिप्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपकी इररेगुलर बोन्स में आती हैं, जो कि आपकी वर्टेब्रे, आपकी रीढ़ की हड्डी में होती है, देन आपकी पेल्विस में भी होती हैं, जो कूल्हे के की हड्डियां होती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है भैया, कोऑपरेट करने का काम होता है, समर्थन देने का काम होता है। बॉडी की जितनी भी गतियां होती ना, आप इधर उधर की जो मूवमेंट करते हो ना, उसके सराउंडिंग ये आपको बहुत बेहतरीन समर्थन देती हैं। इस चीज को भी आपको रिमेंबर रखना है। फिर होती है आपकी सीसामॉइड बोन्स होती है, जिसमें आपकी पटेला आ जाती है भैया। ठीक है, पटेला हो गई, घुटने की जो एकदम बीच वाली जो होती है पटेला होती है। ठीक है, ये उसके आसपास के जितने भी टेंडन्स होते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट होते हैं मसल्स के साथ, उनकी सुरक्षा करने का भी काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आप बोन्स की क्लासिफिकेशन को रिमेंबर रख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं हम भैया किसमें, कंकाल के विभाजन में। ठीक है, यानी स्केलेटन का अगर हम डिवीजन करें भैया, उसको अगर हम कितने ही भागों में बांटे तो मेन स्केलेटन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल, जिसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसके अंदर भैया टोटल 206 में से 80 हड्डियां होती हैं, है ना। फिर दूसरा हमारा आता उपांगीय कंकाल, जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं भैया, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम एक वयस्क पुरुष के अंदर या महिला के अंदर टोटल भैया 206 हड्डियां हो जाती हैं, है ना। इतनी चीज क्लियर हुई कि स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन कितने टाइप्स में हम कर सकते हैं भैया, दो टाइप्स में कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि मैं अभी यूनिट 3 पे चल रहा था, यूनिट 3 के बाद मैं सीधे यूनिट 4 पे आ गया, बात वो नहीं है सर। एस्पिरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, माय सीनियर्स, जो भी हमारे बड़े छोटे भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हो, बात ये थी कि एक फॉर्मेट में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि क्या ये फॉर्मेट आपकी स्टडी में आपको सहायता पहुंचाएगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है कि हाँ सर, हाँ भैया, ये फॉर्मेट हमें चाहिए, ये फॉर्मेट हमें अच्छा सपोर्ट कर सकता है, तो हम इसको आगे जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो जरूर इन चीजों को प्रोवाइड कराता हूँ, भी मैंने 3-4 टॉपिक्स पे दे रखे हैं और जल्दी उनको बाकी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सो डिवीजन की बात होगी भैया, दो टाइप से डिवीजन होता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर भैया 126 हड्डियां होती हैं। टोटल एक एडल्ट्स के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे अगर इसी क्रम में हम बढ़े तो अब बात भाई, अब दो डिवीजन तो कर दिया हमने, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो बात करते हैं किसकी, एक्सियल स्केलेटन की भैया। एक्सियल स्केलेटन की बात करें, जिसमें जो 80 हड्डियां हैं, अगर उनका हिसाब हम लगाएं तो भैया जो सबसे ऊपर आती है एक्सियल स्केलेटन में, जो होती है हमारी कौन कौन सी, हमारी रिप्स आ जाती है, हमारी खोपड़ी आ जाती है, हमारी स्टर्नम, हमारी रीढ़ की हड्डी, इतनों में ही हमारी एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो खोपड़ी के अंदर हमारी कितनी हो जाती है भैया, 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत से लोग पढ़ते होंगे भैया, खोपड़ी में, कपाल में, स्कल में 28 हड्डियां होती हैं। भाई एक बोन और होती है हॉइड, ये कहीं ना कहीं हमारे उस पूरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट रहती है। दैट इज द रीजन देयर आर 29 बोन्स, 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो भाई 14 हड्डियां आपकी फेस में हो जाती हैं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो फेस में आपकी 14 बोन्स हो जाती हैं। स्कल की अगर हम बात करें तो आपकी 8 बोन्स हो जाती हैं। हॉइड की हम बात करें तो एक हो गई, कितनी हो गई भैया, 8 1 9 9 4 13, 13 ये हो गई और 23 ये हो गई। ठीक है, अब बच गई कौन सी आपकी, ईयर बोन्स भी तो है, 3 इधर। इन कौन कौन सी है ईयर में, कौन कौन सी होती है, इनकस, मैलस और स्टेप्स। स्टेप सबसे छोटी होती थी, 3 3 6 23 और
+6 कर देंगे तो 29 बोन्स हो जाती है भैया यहाँ पर, ठीक है। फिर रिप्स की हम बात कर ले तो रिप्स के अंदर आपकी 12 पेयर रिप्स होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो 24 हो जाते हैं, 12 जोड़ों में होती है ना। फिर उरोस्थी एक स्टर्नम हो जाती है बीच में जो सहारा देती, सपोर्ट देती है रिप्स को, है ना। फिर रीढ़ की हड्डी होगी आपकी, वर्टिब्रल कॉलम भी आपका एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है, 26 होती है उसमें, ठीक है। जो भी आपका वर्टिबल कॉलम होता है उसमें 26 ही होती है। आप इस चीज को एकदम गांठ मार के रख लीजिएगा। ऑप्शन में 33 दे देता है, 33 लगा के आते हो, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। इन सबको अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो टोटल 80 हड्डियां होती हैं भैया, ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी, एक्सियल बोन की। मतलब इन इस तरीके के माइंड मैप से ना आपका रिवीजन एकदम फुल एंड फास्ट हो जाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी आपका क्या मानना हो तो कमेंट में दिखाई देगा, है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सियल स्केलेटन के बाद, अब हम आएंगे किस पे, अपेंडिकुलर स्केलेटन। सॉरी, अपेंडिकुलर स्केलेटन में घुसने से पहले यहां पर आप देखिए ध्यान से, मेरे इन माइंड मैप्स में एक अच्छी चीज है कि आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, खोपड़ी के बाद यहां पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, यानी पहले हम खोपड़ी पढ़ेंगे, फिर दूसरे सब टॉपिक के ऊपर भी एक एरो दिख रहा है, फिर उसके बाद हम पसलियों को भी खोलेंगे, खोल के अच्छे से डिराइव करेंगे। फिर तीसरे में मतलब स्टर्नम का काम इतना ही था, सपोर्ट करना। चौथे में रीढ़ की हड्डियों के बारे में भी जानकारी, यानी यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, इसका मतलब इसके आगे भी इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी आपको, पहले से पता होगा कि भैया इसके बाद हमें किस टॉपिक को रिवाइज करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, तो माइंड क्या करेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर करेगा, ठीक है। तो अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ेंगे भैया, स्कल पढ़ेंगे। स्कल की अगर हम बात करें तो टोटल 29 बोन्स होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 29 हड्डियां। अब 29 हड्डियों में जो आपकी क्रेनियम, कपाल के अंदर जो होती है भैया कितनी होती है, 8 बोन्स होती हैं जी। फिर इसके बाद चेहरे की जो फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 हड्डियां होती हैं। हाँ, फिर आपकी जो कान की हड्डियां होती हैं वो 6 होती हैं। इनकस मैलस स्टेप्स एक कान में, तो भैया दूसरे कान में भी इनकस मैलस स्टेप्स हो जाएगी, तो 3 3 6 हो जाएगी। हॉइड बोन एक होती है, तो ये टोटल आपका आंकड़ा भैया 29 बोन्स आपकी हो गई, किसमें, खोपड़ी की हड्डी में। 80 में से 29 बोन का ये आंकड़ा हो गया। कितने बेहतरीन तरीके से आपका चीजें विजन एकदम क्लियर हो गया भैया, कि अगर इस तरीके से हम चीजों को अपनी नोट्स में बढ़िया तरीके से सुसज्जित रूप से बनाएंगे, ताकि देखो समय कम ज्यादा नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितने ईमानदारी के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ किसी चीज को पूरा करने के लिए आतुर हो और तत्पर हो, ठीक है। टाइम इज मनी बहुत फेमस कोट है ना, बहुत फेमस थॉट है, और वाकई बहुत बेहतरीन थॉट है। यानी टाइम इज मनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप समय को बचा के अपना काम करो। मेरा ये मानना है, देखो भाई मैं किसी और चीज पर नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बशर्ते अब 24 घंटे में से मान लो आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो, 14 घंटे पढ़ाई करते हो आप, है भाई आपने तो टाइम स्पेंड किया, 12 घंटे पढ़ा मैंने, 14 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, 4 ही घंटा सोया दिन में, टाइम इज मनी फॉर यू। नहीं भैया, टाइम इज मनी तब प्रूफ होता है आपने 1 मिनट भी दिया, उस 1 मिनट को आपने ईमानदारी के साथ दिया और उसका आपको बेनिफिट मिला आपके एग्जाम में, ठीक है, या आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई, दैट्स इवेलुएट द टाइम इज मनी फॉर यू। ओके, ये चीज, इस चीज को ध्यान में रखना है। आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ईमानदारी के साथ और ऑथेंटिक चीजें पढ़ो, और किस तरीके से पढ़ना है उस चीज को पढ़ो, या उस तरीके से पढ़ो। मैं ये चीज यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, स्कल की हमने बात कर ली, 29 बोन्स, ठीक है। वैसे भी आज की वीडियो ना आपको लगेगी कि यार सुनील सर को क्या हो गया है, आज भाषण ज्यादा दे रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, जो चीज अच्छी होती है तो उसको बताने में एक एक्साइटमेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हमने स्कल की बात कर ली, स्कल के बाद आती है हमारी कौन सी भैया, रिप्स आ जाती हैं, पसलियां आ जाती हैं। तो पसलियों की बात होती, सीधे दिमाग में आता भैया 12 जोड़े होते हैं, 24 टोटल हो जाती हैं, ये तो सभी को पता है।
लेकिन इसके बाद जो डीपली घुस करके आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, कितनी ट्रू रिप्स होती हैं, है ना, कितनी फॉल्स रिप्स होती हैं, कितनी फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। इन तीन चीजों में अक्सर ये मिनिमल बोला जाता है, एक डीपली आपसे सवाल पूछा जाएगा तो भैया ट्रू रिप्स यानी 1 से लेके 7 तक जितनी भी नंबर 1 से लेके 1 पेयर में होती है, 1 इधर 1 इधर, तो ये कौन सी होगी, 1 पेयर जो होगा, पहला पेयर जो होगा ट्रू रिप्स में आ गया। 1 से लेके 7 पेयर तक जितनी भी रिप्स होगी भैया वो आपकी सच्ची पसलियां ट्रू रिप्स कहलाएगी। ठीक है, देन 7 खत्म होते ही 8 आ जाता है, 8 से लेके 10 तक यानी 8 9 10 3 पेयर रिप्स के ऐसे होंगे भैया जो कि आपकी फॉल्स रिप्स में आएंगी। फिर उसके बाद 11 और 12 लास्ट की जो 2 जोड़ी हड्डियां बच जाएंगी जो पूरी तरीके से एकदम फिक्स नहीं होती है, फ्लोटिंग रिप्स में आती है, तैरती हुई रहती हैं, तो 11th और 12th नंबर की हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका रिप्स की कहानी खत्म। ठीक है, अब आ जाओ बैकबोन पे, रीढ़ की हड्डी पे आ जाते हैं भैया, वर्टिबल कॉलम पे आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको 26 रिमेंबर करना है आपको, 26 वर्टिबल कॉलम की बात आएगी, वर्टिबल कॉलम की बात आएगी। वर्टिबल कॉलम इंग्लिश में कॉलम शब्द आपको वर्टिबल के साथ अगर मिल गया तो भैया 26 ऑप्शन में है तो आंख मूंद के मार दियो। ठीक है, तो वर्टिबल कॉलम की अगर बात आती तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस समझना। देखो पहले नंबर पे जो लिखा है इसका मतलब पहले ही नंबर पे सीक्वेंस पे आएगा। तो पहला आपका जो रीजन आता है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल रीजन। ठीक है, जो कि गर्दन का पार्ट होता है आपका। ठीक है, जिसमें C1 एटलस और C2 एक्सिस होती है। रिमेंबर रखना, पूछता है। ठीक है, 7 होते हैं इसमें, 7 टोटल 7 होंगी जो बोन्स होंगी। ठीक है, C1 आपकी एटलस कहलाएगी यानी सर्वाइकल 1 आपकी एटलस कहलाएगी, सर्वाइकल 2 आपकी एक्सिस कहलाएगी। सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड रीजन आपका आ जाता है भैया थोरेसिक रीजन आ जाता है। ठीक है, सी के बाद टी पे ध्यान रख लो, इसमें 12 बोन्स होती हैं जो वक्ष का हिस्सा होता है आपका। ठीक है, फिर एक लुम्बर रीजन आ जाता है, कटी क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, इसमें 5 बोन्स होती हैं। फिर चौथे नंबर पे आपका आ जाता है त्रिकास्थी यानी सैक्रम, इसमें 1 बोन होती है। फिर एक होती पुच्छास्थी यानी कॉकिक्स, इसमें 1 होती है। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है, टोटल मिलकर 26 हो जाती हैं। और रीढ़ की हड्डी में आपके कितने रीजन होते हैं भैया, तो ये आपको याद रखना है 5 रीजन होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 रीजन होते हैं। पहला आपका सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लुम्बर, चौथा सैक्रम, पांचवा कॉक्सिक्स। 33 हड्डियों की जब बात आएगी तो भैया उसकी कहानी आपको पता है, यहाँ पर कितनी हड्डियां हैं जो बची हुई हैं वो जुड़ जाती हैं आपस में, है मिल करके एक हड्डियां हो जाती है। ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी की बात होगी आपकी। रीढ़ की हड्डी के बाद हम चलते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन की बात की थी, तो एक्सियल स्केलेटन के बाद कौन आ जाएगा भैया, अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाएगा। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी भाई, उसमें तो 80 हड्डियां थी, तो बच गई कितनी, 2 ही भाग थे, तो 126 हड्डियां आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं, है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अगर आप देखोगे तो पहले नंबर पे आपकी कौन आती है, गिडल्स आती हैं। गिडल्स में कितनी होती हैं, 6 हड्डियां होती हैं। सेकंड नंबर पे आपका अपर लिम्स आता है। फिर तीसरे नंबर पे आपका लोअर लिम्ब आता है। मैक्सिमम नंबर को यही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये दिमाग में सेट है भैया, एक अपर लिम्ब होता है उपांगी कंकाल में और एक लोअर लिम्ब होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, गिडल्स होती हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, 3 पार्ट में आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो डिवाइड है। गिडल्स आती है जिसमें 6 बोन्स होती हैं। फिर आपका अपर लिम्ब आता है जिसमें 60 बोन्स होती हैं। फिर लोअर लिम्ब आता है जो निचला अंग होता है उसमें 60 बोन्स होती हैं। ओके, अब इनको एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले आता हमारा गिडल्स की। अगर हम बात करें, मेखलाएं जिनको हम बोलते हैं जिसमें 6 बोन्स होती हैं भैया, तो किसमें कितनी कितनी बोन्स होती हैं, तो अंश मेखला जो होती है, जो पेक्टोरल गिडल होती है, गिडल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पेल्विक गिडल और एक पेक्टोरल गिडल। पूछा जाता है सवाल आपसे, यही फिर आप मात खा जाते हो कि ये कहां से पूछ लिया सवाल। हाँ, अपेंडिकुलर पढ़ा था 126 होती है, एक्सियल पढ़ा था 80 होती है। भाई जब
आप इस तरीके से अपनी नोट्स को फॉर्मेशन में बनाओगे ना, मैं नहीं कहता हूं इतना स्ट्रक्चरल बनाओ, ठीक है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आप समझ लो कि इस पूरी एक तंत्र को, स्केलेटल सिस्टम को इस तरीके से उतारने के लिए ना 6 से 7 घंटे की मेहनत लगती है, ठीक है। इसको पूरा भाई खुद ही अकेले करना है, सारी चीजें सब कुछ अपने से एडिटिंग करनी है, अपने से सब टाइपिंग करनी है, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। प्लस कंटेंट को भी फॉल्स ना हो, कम से कम गलतियां हो, उसका भी ध्यान में रखने के लिए बार बार नेट का यूज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेखलाएं की बात होगी, गिडल्स की अगर हम बात करेंगे तो भाई गिडल्स में 2 प्रकार की हो जाएंगी, एक आपकी पेक्टोरल गिडल्स हो जाएगी यानी अंश मेखला, और एक आपकी श्रोणी मेखला हो जाएगी, पेल्विक ग्रिडल हो जाएगी। अंश मेखला में आपकी 4 हड्डियां होती हैं, पेल्विक ग्रिडल में आपकी 2 हड्डियां होती हैं। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी पूरी लंबी चौड़ी किताब में से समझ लो पूरा एक स्केलेटन कंकाल तंत्र का निचोड़ है, उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती था। अब आप समझ लो कि आपको मोटा मोटा पका पका है ना वो नोट्स का फॉर्मेट कि भैया हम लिखे कैसे, हमको याद कैसे हो, किसमें क्या चीजें होती हैं, कैसे होती, तो उस चीज के लिए ये चीज आपके लिए बनाई गई है। पसंद आएगी तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। मेखलाएं, मेखलाओं में टोटल 6 होती हैं, गिडल्स 6 होती हैं, 4 आपकी किसमें होती है भैया, पेक्टोरल गिडल्स में होती हैं, और 2 आपकी पेल्विक ग्रिडल में होती है, मिला करके 6 हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करें, अब आ जाते हैं हम गिडल्स के बाद 3 ही पार्ट थे भैया उसमें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में गिडल्स हो गए, फिर गिडल्स के बाद आपके अपर लिम्ब आ गए, दोनों में 60-60 हड्डियां होती हैं, अपर लिम्ब में 60 बोन्स होती हैं। अब इन 60 बोन्स का अगर हम एक आंकड़ा लेके चलें तो भैया उसमें कौन कौन सी आती है, अपर लिम्ब में आपकी ह्यूमरस आ जाती है, अपर आर्म, फिर अपर आर्म के बाद यहाँ पर रेडियस, फिर उसके नीचे यहाँ पर आपकी अल्ना आ जाती है। एक रेडियस होगी, एक अल्ना होगी, और एक आपकी ह्यूमरस होगी। 3 यहाँ पर हो गई, ठीक है, 3 आपकी यहाँ पर हो गई, ओके, कितनी हो गई भैया, 3 हो गई। अब क्या कह रहा है, कार्पल्स कितनी होंगी, जो आपके रिस्ट के पास है जो ज्वाइंट्स होंगे उसमें 8 आपकी कार्पल्स हो गई, मेटा कार्पल्स आपकी 5 होगी, फेलेंजेस आपकी 14 होगी, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है अपर लिम्स के अंदर ओके। तो अपर लिम्ब में 3 ये हो गई, ठीक है, ठीक है। तो अपर लिम्स में आपको ध्यान रखना है, जो मोटा मोटा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मैं वहां पर लेकर, टोटल याद रखना है अपर लिम्स में कितनी होती है भैया, टोटल 60 होती है, ठीक है। एक हाथ की बात होगी, देख लो यहीं पर आप टोटल कर लो, अपर लिप्स में आपका एक हाथ आएगा, फिर दूसरा हाथ आएगा, है ना, 3 14 3 17, 17 और 5 कितना हो गया आपका 22 8 30 हो गया, यानी एक अपर लिम्ब में 30 हड्डियां हो गई, तो दूसरा भी हाथ तो लोगे भैया। हाँ, अब कोई जिसका एक हाथ ना हो तब हम बोल सकते हैं भाई उसकी 30 ही थी अपर लिम्ब में, लेकिन हम एक नेचुरल वे में बात करें तो एक वयस्क आदमी का जो अपर लिम्स होते हैं उसमें कितनी होती है, टोटल 60, एक साइड पे 30 और एक साइड पे 30, ये होगी क्लियर 60 हड्डियों का, ये आपका खेला खत्म। अब लोअर लिम्ब में आ जाओ, लोअर लिम्ब की जब बात आएगी तो भैया उसमें सबसे पहले आपकी फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, जो एक एक हड्डियां हैं। सिंगल, देखो ये भी ध्यान में रखना है, सिंगल सिंगल हड्डियां कौन सी होती हैं एक साइड पे, फीमर होगी जांग पे, टिबिया होगी आपकी जस्ट आगे वाली बोन जिसको हम शिन बोन के नाम से भी जानते हैं, फिबुला होगी उसकी पीछे वाली, पटेला आपकी घुटने के सामने वाली कटोरी जो होगी, तो 4 बोन्स तो आपकी ये होगी यहाँ पे। फिर टार्सल की बात कर लें, टोटल 7 होती है, मेटाटार्सल की बात कर लें 5 होती है, फेलेंजेस कितनी होती है भैया 14 होती है, ये भी आंकड़ा आपका 30 30, एक साइड पे 30 दूसरी साइड पे 30, टोटल 60, ओके। आई होप तो 60 60 120 ये हो जाती है, और ग्रिडल्स में आपकी 6 हो जाती हैं, 126 हड्डियों का डेटा आपका ये कंप्लीट हो जाता है, और ऊपर हमने 80 हड्डियों का एक्सियल स्केलेटन में क्लियर कर लिया, 206 बोन का आंकड़ा आपका खत्म हो गया, खल्लास हो गया। कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम मेरी ये क्लास 30 से 35 मिनट या 40 मिनट की जाएगी। अगर आप 40-45 मिनट में एक टॉपिक का इतना बेहतरीन रिवीजन कर पा रहे हो इस क्लास से या इस फॉर्मेट पर अपने नोट्स बना के, तो यकीन मानो फिर आप अपना आंकड़ा खुद ही लगा लो कि आप अपना सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आ जाओ ज्वाइंट्स की बात कर लेते हैं, हड्डियों के बाद हम आ जाते हैं ज्वाइंट्स पे। जब हम ज्वाइंट्स पे आएंगे तो भैया ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जहां एक से अधिक
दो या दो से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक बोन आपस में आकर मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट। अब प्रकार की बात कर ले, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अब इसके प्रकार भी होंगे, अलग अलग प्रकार। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में अगर आप जाओगे भैया, तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में मोटा मोटा आपको बेसिकली जो होते हैं वो 3 टाइप्स आपके होते हैं। ठीक है, जोड़ों के प्रकार की हम बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आवर ज्वाइंट्स। सो पहला फिक्स ज्वाइंट्स होता है, स्थिर, या जिसको हम रेशेदार ज्वाइंट्स भी बोलते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फाइबर्स फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, हिलते डुलते नहीं है ना, इसीलिए फिक्स जॉइंट्स में होते हैं। फिर दूसरा आता है थोड़ा चलने वाले जॉइंट्स होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट्स होती है, गति होती है भैया। फिर तीसरे आते हैं स्वतंत्र रूप से चलने वाले जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे स्केलेटन सिस्टम का गति करने के लिए। जितनी भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हम स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस कर पाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम रोल जो होता है भैया वो आपका किसका होता है, मूवेबल जॉइंट्स का, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब साइनोवियल क्या है, देखो दिमाग में चीजें आती, साइनोवियल क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड है, एक प्रकार का द्रव है भैया, जो कि जॉइंट्स की मूवमेंट में क्या करता है, जैसे ग्रीस काम करती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, ग्रीस का यूज बहुत सारे इक्विपमेंट्स में किया जाता है, साइकिल्स में किया जाता है, मोटरसाइकिल्स की चेन्स में किया जाता है, ताकि स्मूथली रन हो सके। तो फ्रीली मूवेबल कब होगा, जब एकदम उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, इसीलिए इसका नाम, इसको साइनोवियल, जो कि एक द्रव है, जो कि ग्रीस की तरीके से काम करता है आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट के ऊपर। ओके, चलो आगे अगर हम बढ़े इसी पार्ट के अंदर, तो पहला जॉइंट्स का प्रकार जो आता है आपका फिक्स जॉइंट आता है। और फिक्स जॉइंट क्या होता है भैया, फिक्स जॉइंट्स को हम अचल संधि भी कहते हैं, अचल जोड़ भी कहते हैं, अचल संधि भी कहते हैं, या साइनॉर्थरोसिस जॉइंट भी कहते हैं। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉइंट, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, फिर उदाहरण क्या है, फिक्स जॉइंट कहां होते हैं, एक फॉर एग्जांपल आपके स्कल की हड्डियां मूव थोड़ी ना होती, एकदम फिक्स होती हैं। और फिक्स किसकी मदद से होती है, आपने देखा होगा जॉइंट्स के अंदर एक नाम है सचर्स या सूचर्स, हिंदी में सूचर्स भी बोलते हैं उसको। हमारी ये जो खोपड़ी होती है ना, इसमें जो 8 हड्डियां होती है आपस में जिस चीज से कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड सचर्स, सूचर्स। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया आपके सामने। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा चलने वाले, दूसरा टाइप का भी जो जॉइंट्स है आपका, जो थोड़ी बहुत गति करते हैं, जिनकी मतलब मूवमेंट कैसी होती है भैया, लिमिटेड होती है, सीमित होती है, जिसको हम एम्फायरथ्रोसिस कहते हैं। ठीक है, साइनॉर्थरोसिस जो हो गया, सॉरी साइनॉर्थरोसिस, हाँ साइनोथ्रोसिस जो हो गया वो आपका क्या होगा, फिक्स जॉइंट में हो गया। और एम्फायरथ्रोसिस जो हो गया, जिसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होती हैं, सीमित गति होती है, यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी थोड़ा चलने वाला जो जोड़ होगा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होगा भैया, उसको हम एम्फायरथ्रोसिस कहते हैं, जिसमें सीमित गति होती है, लिमिटेड मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्राई, कशेरुका। ओके, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ज्यादा मूवमेंट होगी तो कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी इसमें, हैं जी। अब आ जाओ तीसरा जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसमें आपको कितने टाइप्स मिल जाएंगे भैया, 6 मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 प्रकार के फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। और स्वतंत्र रूप से चलने वाले जो जॉइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट होते हैं, जिनको हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं, उसको हम डायर्थ्रोसिस जॉइंट्स भी कहते हैं। एक साइंटिफिक लैंग्वेज में भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये केवल डेमो ही क्लास नहीं, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है आप पूरे स्केलेटन सिस्टम का। है जी भाई, तो वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करिएगा दबा के, क्योंकि अगर शेयर करोगे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं 100%
एक एक टॉपिक का ऐसे वीडियो आपको जरूर देता रहूंगा ताकि रिवीजन आपका बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो डायर्थ्रोसिस कहते हैं किसको भैया, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स को, जिसको हम साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। टोटल इसमें 6 प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। पहला आपका हिंज ज्वाइंट होता है। अब हिंज ज्वाइंट क्या होता है भैया, हिंज बोले तो हिंज, हिंज किसको कहेंगे, कब्जा, जमीन पे कब्जा नहीं, चलो कब्जे वाला। ठीक है, कब्जा किसमें होता है भैया, दरवाजे में होता है, खिड़कियों में होता है, और वन साइड खुलने वाला, एक तरफ से। अगर मैं हिंज जॉइंट का, मेरी कोहनी का जो जोड़ है, एल्बो जो जॉइंट है, अगर मैं इसको एक साइड खोल रहा हूँ, बड़े प्यार से खुल रहा है, अगर इसको पीछे खोलूंगा टूट जाएगा यहाँ का जॉइंट। मतलब एक साइड, वन साइडेड जो खुलता है आपका कब्ज हिंज जॉइंट, कब्जेदार जोड़ आपकी एल्बो में होता है और आपकी नी में होता है, घुटने में होता है। ट्राई मार के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें मूवमेंट कैसी कैसी होती है, पहली चीज देखो, वही पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने फिर बोला आपसे। ठीक है, और कितने ही लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई, मेरा उधर ध्यान नहीं होता है। मेरा ध्यान होता है कि मैं आपको कितने से कितने बेस्ट तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं। ठीक है, और मैंने अपनी जर्नी किस हिसाब से की है भाई, अब सिंपल सी चीज है यार, हम खुद एक टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं एक स्कूल के अंदर, सारी चीजें, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बट एक विजन है फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हिंज जॉइंट पे कौन कौन से जॉइंट हो जाएंगे, आपके एल्बो जॉइंट हो जाएगा और आपका नी जॉइंट हो जाएगा, मोस्टली जो होते हैं। फिर इसमें जो मूवमेंट होगी, जो गति होगी, वो कौन कौन सी होगी भैया, फ्लेक्शन होगी। ठीक है, एक फ्लेक्शन हो जाएगी और दूसरी एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, ये 2 प्रकार की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो गई। फिर दूसरा जो टाइप्स ऑफ जॉइंट आपका पिवट जॉइंट होता है, जो कि कहां पर होता है, नेक में होता है, जिसमें कैसी मूवमेंट होती है, घूर्णन होती है भैया, घूर्णन वाली गति होती है, घूर्णन। ठीक है, घूर्णन गति होती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्वाइंट आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवमेंट्स करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी में भैया, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि 2 जगह होता है आपके हिप और शोल्डर में। इसमें मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, आप उसको ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हो, बैक साइड भी रोटेट कर सकते हो, है ना, फिर एक्सटेंशन भी कर सकते हो, फ्लेक्शन भी, मतलब लगभग लगभग जितनी मूवमेंट्स होती हैं सब पॉसिबल हो जाती हैं बॉल एंड सॉकेट के अंदर, जो कि आपके शोल्डर्स में होती है और आपके हिप में होती है। फिर चौथे नंबर का जो आपका ज्वाइंट आ जाता है भैया, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग, फिसलने वाला जोड़, सरकने वाला जोड़, फिसलने वाला जोड़। ठीक है, फिसलने वाला जोड़, सरकने वाला जोड़, कार्पल्स और टार्सल्स में होती है। ठीक है, यहीं पर होती है कार्पल्स और टार्सल्स। आप अगर मूवमेंट ऐसे करोगे तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि हड्डियां, 2 हड्डियां आपस में क्या होती हैं, सरकती हैं, फिसलती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है पांचवें पे आपका सैडल ज्वाइंट होता है। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा, जब भी सैडल ज्वाइंट का एग्जांपल आएगा अपने अंगूठे को याद रखिएगा, थंब को याद रखिएगा। ओके, सैडल मतलब घोड़े की काठी। घोड़े की काठी कैसी होती है भैया, हाँ? घोड़े की काठी, घोड़ा होता है ना, घोड़े के ऊपर ऐसे रखा होता है ना, तो ये कुछ आपका इस टाइप का होता है ना, तो इस टाइप का ही ज्वाइंट होता है, जिसके ऊपर हम बैठ करके अपने एक साइड पे पैर, एक साइड पे पैर, मतलब घोड़े की पीठ पर जो रखा जाता है ना, उसको घोड़े की काठी बोलते हैं। वो गाना सुना ना, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और घोड़े के तुम पे जो मारा हो थोड़ा, तो घोड़ा क्या करता है, अब इसको कमेंट में मत बताइएगा। ठीक है, तो सैडल मीन्स आपकी घोड़े की काठी होगी तो उसकी पीठ पे रखी, तो कुछ उस आकार की ये ज्वाइंट्स होते हैं जो कि आपके थंब में पाए जाते हैं, आपके अंगूठे में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर एक आता है आपका कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट, जो कि आपके कहां पर होता है, आपकी कलाई पे होता है भैया, रिस्ट पे होता है, कलाई पे होता है, रिस्ट पे होता है, ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम लोग गलतियां क्या करते हैं बता देता हूं आपको यहाँ पर। जब भी बात आती है ग्लाइडिंग ज्वाइंट की, तो अक्सर लोग पता है क्या है, रिस्ट पे आंसर लगाकर आते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट्स पे रिस्ट पे जाओगे और टार्सल्स और कार्पल्स पे जाओगे तो किस पे हो जाएगा आपका,
ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, बैटरी डाउन है मेरे फोन की, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस कम होगा, हम उसको एडजस्ट कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी पर अगर हम जाएं तो अब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, रुकिए थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं इसको, आपको सही विजिबल होगा, डोंट वरी, हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, मांसपेशी संकुचन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने जानबूझ के रखा है इसमें, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि इसके आगे अगर हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे तो आपको कैसे चीजें समझ में आएंगी। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मांसपेशी संकुचन होते हैं भैया। पहला आइसोमेट्रिक, दूसरा आइसोटोनिक, तीसरा आइसोकाइनेटिक। ओके, चलिए, सो 3 हो गए कॉन्ट्रैक्शन आपके, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, मेट्रिक, टॉनिक, काइनेटिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। तो बात करेंगे सबसे पहले किसकी भैया, आइसोमेट्रिक की। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, देखो सवाल यहीं से पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, क्या करते हैं भैया, ये बल उत्पन्न करने का काम करते हैं, फोर्स को लाने का काम करते हैं, लंबाई अपरिवर्तित होती है, यानी इसमें लेंथ में चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज लेंथ, does not change length, इसमें लेंथ में, लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दीवार को धक्का दे रहा हूं, उसको खूब पुश कर रहा हूं, तो मेरी मसल्स की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल क्या उत्पन्न होगा, केवल क्या चीज जाएगी मेरी बॉडी से, क्या निकलेगा, क्या रिलीज होगा, फोर्स, बल, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड जो टाइप आता है आपका, क्या आता है भैया, आइसोटोनिक आ जाता है। अब आइसोटोनिक की अगर हम खासियत की बात करें, तो जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ये भी बल उत्पन्न करता है। जैसे आइसोमेट्रिक में बल उत्पन्न हो रहा था, फोर्स निकल रही थी, इसमें भी होती, लेकिन इसमें जो लेंथ होती है आपकी मसल्स की भैया, वो क्या हो जाती है, वो चेंज होती है, वो परिवर्तित होती है, वो बदलती रहती है। आई बात, कहानी समझ में? ठीक है, फिर इसी में आप क्या होता है, एक कंसेंट्रिक, यानी जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 प्रकार से